देश में कोरोना की वैक्सीन लगने से पहले आज सबसे बड़ा रिहर्सल है। टीके से पहले देश भर में आज ड्राई रन किया जाएगा। इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कैसे लोगों को कोरोना का टीका लगाना है और उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में 2 दिन के लिए ड्राई रन किया गया था। इसके बाद 2 जनवरी को सभी राज्यों में ड्राई रन चलाया गया था और आज फिर एक बार 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। दरअसल गुजरात, पंजाब, असम और आंध्र प्रदेश में ड्राई रन को लेकर अच्छे रिजल्ट सामने आए थे। इसके बाद सरकार ने पूरे देश में ड्राई रन करने का फैसला किया है। ड्राई रन की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज तमिलनाडु में रहेंगे। सरकार के मुताबिक वैक्सीन निर्माता कंपनियों से वैक्सीन हवाई जहाज के जरिए देश के 4 स्थानों पर बने प्राइमरी वैक्सीन स्टोर में ले जाए जाएंगे। देश में ऐसे स्टोर करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बनाए गए हैं। वहां से वैक्सीन आगे रेफ्रिजरेटेड वैन के जरिए राज्यों में बने स्टेट वैक्सीन स्टोर तक पहुंचाई जाएगी। देश में ऐसे 37 स्टोर हैं। एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर एक साथ करने वाला है। देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं, उसको हम अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। 33 यानी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर ये हमारी जो ड्राई रन है ये हम करने वाले हैं। कोरोना का वैक्सीन गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बिहार में लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है और हम अभी मौजूद हैं स्टेट वैक्सीन सेंटर एनएमसीएच में। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस स्टेट वैक्सीन सेंटर में बड़े बड़े फ्रिज लगाए गए हैं जिसको वॉकिंग कूलर बोला जाता है। कोविड-19 वैक्सीन इसी में रखा जाएगा और यहाँ पर ऐसे फ्रिज में 3 लाख वैक्सीन रखने की व्यवस्था है, जबकि जो इस स्टेट वैक्सीन सेंटर है इसमें तकरीबन 15 लाख वैक्सीन रखा जा सकता है। और एक और हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ILR मशीन है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, जिसमें 8 डिग्री से 2 डिग्री तापमान तक इसको रखा जाता है और इसमें तकरीबन 100 वैक्सीन रखा जा सकता है। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं और ऐसे तकरीबन 416 ILR मशीन लाए गए हैं जो बिहार के कई जिले में लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में आसमान से सफेद आफत गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कई दिनों से वहां लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। लेकिन प्रशासन और लोगों की परेशानी तब और बढ़ गई जब मनाली में अटल टनल के पास बर्फीले तूफान ने दस्तक दी। इसके बाद तो जैसे पूरा इलाका ही सफेद हो गया। सड़कों पर कई इंच बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। देखने से ऐसा लगा जैसे सब कुछ बर्फ में दफन हो जाएगा। इस दौरान प्रशासन के कुछ लोग बर्फीले तूफान के गुजरने के बाद वहां के हालात की जानकारी अपने अधिकारियों को देते रहे। रोड पूरा क्लियर नहीं है ना, यहाँ पे एवलांच आया हुआ है, जहाँ से एवलांच स्टार्ट हुआ है वहीं तक रोड क्लियर है। ओवर लाहौल घाटी भी पिछले 4 दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से सफेद पड़ गई। मकानों, दुकानों और पेड़ पौधों पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया। बर्फबारी की वजह से रास्तों पर चलना मुश्किल हो गया। कुछ लोग तो बर्फबारी के बीच अपने घरों की छतों से बर्फ हटाने में जुट गए। हालांकि लगातार हो रही बर्फबारी को वहां के लोगों ने खेती के लिए काफी अच्छा बताया। दिसंबर जनवरी में जो बर्फ पड़ती है वो आने वाले दिनों में किसानों और बागवानों के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। आसमान से गिरती सफेद आफत और बेहिसाब ठंड से बचने के लिए लोग घरों में कैद हो गए, लेकिन राहत मिलती नहीं दिख रही, क्योंकि आने वाले कुछ और दिनों में सर्दी का सितम इसी तरह जारी रहेगा। 2 दिन में टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट रहेगी। कम से कम 5 से 6 डिग्री तक टेम्परेचर जो डिक्रीज हो सकते हैं। यही नहीं, मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बर्फबारी का भी अलर्ट जारी किया और लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी। अमेरिकी चुनाव पर 2 महीने पहले शुरू हुए बवाल ने लोगों का खून बहाकर ही दम लिया। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने ऐसी हरकत की जो अमेरिका के इतिहास में कभी नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका की संसद पर ही धावा बोल दिया और इतना उत्पात मचाया कि 4 लोगों की जान चली गई। नतीजा, वॉशिंगटन डीसी से दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की संसद से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिन्हें देखकर यह कहना मुमकिन ही नहीं था कि यह नजारा महाशक्ति कहलाने वाले अमेरिका जैसे विकसित और सभ्य देश का है।
डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनाने की मांग पर उनके सैकड़ों समर्थक संसद के सामने जमा हो गए और अंदर घुसने के लिए वो बैरिकेड तोड़कर बिल्डिंग की सीढ़ियों तक पहुंच गए। इतनी भीड़ को पुलिस वाले भी ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए और फिर ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर अमेरिकी मीडिया भी हक्का बक्का रह गया। अमेरिका के पुलिस वाले जिनसे अपराधी थर-थर कांपते हैं, उनके भी होश उड़ गए और वो मैदान से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सबसे ताकतवर देश की पुलिस को इतना बेबस दुनिया ने शायद पहली बार देखा। लेकिन ट्रंप समर्थकों के लिए संसद की बिल्डिंग को भेदना आसान नहीं था, इसलिए वो अपनी ताकत की नुमाइश पर उतर आए। जो उनके हाथ में आया उन्होंने वही इमारत की खिड़की पर दे मारा और शीशे तोड़कर कुछ प्रदर्शनकारी संसद के अंदर दाखिल हो गए। ट्रंप समर्थकों के सिर पर मरने मारने का ऐसा भूत सवार था कि पुलिस भी उनसे डरी हुई नजर आई। वैसे तो पुलिस अपराधी के पीछे भागती है, लेकिन सामने आए एक वीडियो में तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखी। पुलिस वाला अपनी जान बचाकर आगे आगे भागता रहा और प्रदर्शनकारी उसके पीछे पीछे आराम से चलता रहा। पुलिस वाले ने उसे अपनी वर्दी का रौब भी दिखाया, डंडे का डर भी, लेकिन उसने कहां कुछ सुनना था। प्रदर्शनकारियों ने संसद में काफी तोड़फोड़ भी की। उन्होंने कुछ सांसदों के दफ्तर में चीजें तहस नहस करके रख दी। लेकिन ट्रंप को चाहने वालों का हंगामा हाथापाई और तोड़फोड़ तक ही नहीं सीमित रहा। उन पर डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनाने की ऐसी सनक सवार थी कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। इस बवाल में संसद के अंदर गोली तक चल गई। लेकिन बात यहां तक पहुंच जाएगी, इसका अंदेशा पुलिस को भी नहीं था। वो तो बस किसी तरह प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने में जुटी रही। दंगाई सदन के अंदर आ धमके तो पुलिस ने भी अपनी पिस्तौलें तान दी। सांसद अपनी कुर्सियों के नीचे दुबक गए। तुरंत पूरे सदन को खाली कराया गया। पुलिस धक्के मार मार कर, खींच कर, घसीट कर ट्रंप के ढीठ समर्थकों को बाहर निकालती नजर आई, मगर इसी खींचतान के बीच गोली चलने की आवाज सुनाई दे गई। इसकी अगली तस्वीर में एक महिला फर्श पर निढाल पड़ी नजर आई और बाद में उसने दम तोड़ दिया। असल में यह बवाल तब हुआ जब अमेरिकी संसद में जो बाइडेन की जीत पर मोहर लगाने के लिए कार्यवाही चल रही थी। यह उनको राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाने का आखिरी पड़ाव था। इसलिए ट्रंप के समर्थकों ने भी अपने आखिरी दांव में पूरी ताकत झोंक दी। वो जितना दंगा फसाद कर सकते थे किया और इसमें उन्होंने मीडिया को भी नहीं बख्शा और वहां कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों के उपकरणों को तोड़कर रख दिया। वो मीडिया पर ऐसी खुंदक में थे कि अगर कोई मीडिया कर्मी उनके हत्थे चढ़ जाता तो जाने उसका क्या हाल करते। उन्होंने कुछ न्यूज चैनलों को जमकर गालियां भी दी। लेकिन इस सब के पीछे डोनाल्ड ट्रंप के उकसावे को वजह बताया जा रहा है, क्योंकि संसद में धमकने से पहले ट्रंप के समर्थक व्हाइट हाउस के पास जमा हुए थे, जहां ट्रंप ने उन्हें संबोधित किया था। अपने भाषण में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने आग में घी डालने का काम कर दिया। We're going to the Capitol and we're going to try and give our Republicans the kind of pride and boldness that they need to take back our country. इसी बयान के बाद अमेरिका की संसद में कोहराम मच गया और इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर चुनाव में धांधली का रोना रोते रहे। नतीजा यह हुआ कि फेसबुक और ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट सस्पेंड कर दिए। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट ने भी उन्हें ब्लॉक कर दिया। ट्विटर ने तो ट्रंप के 3 ट्वीट भी डिलीट कर दिए और 12 घंटे के लिए उनका अकाउंट लॉक कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर वो नहीं माने तो उनका ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए ही बंद कर दिया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्विटर पर अमेरिकी संसद में हिंसा की खबर पर दुख जताया और कहा कि सत्ता परिवर्तन शांति से होना चाहिए। जब पूरी दुनिया में अमेरिका की थू-थू होने लगी, तब जाकर डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगा और उन्होंने ऐलान किया कि 20 जनवरी को वो शांतिपूर्ण तरीके से जो बाइडेन के हाथ में सत्ता सौंप देंगे। देश में सुबह से कोरोना वैक्सीन लगाने का ड्राई रन होगा। इसके लिए हरियाणा के करनाल में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। वहां बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीन रखने के लिए फ्रिज समेत कई चीजों का इंतजाम किया गया है। दरअसल उत्तर भारत में करनाल में ही वैक्सीन रखने के बड़े इंतजाम किए गए हैं, जहां से बाकी राज्यों और शहरों में वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनका सेंट्रल स्टोर हमारे यहाँ पे करनाल में ऑलरेडी है। वहाँ पे वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। टोटल भारत में टोटल 7 ऐसे वैक्सीनेशन स्टोर्स बनाए गए हैं। उसमें नॉर्थ इंडिया में न्यू दिल्ली और करनाल 2 को बनाया गया है। तो इसलिए यहाँ जो करनाल वाला स्टोर है, इससे आसपास के राज्यों में भी और फिर पूरे हरियाणा के अलग अलग जिलों में भी वैक्सीन भेजी जाएंगी।
कोरोना वैक्सीन भारत में जल्द आ सकती है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और भारत सरकार ने जहां अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, वहीं अगर बात की जाए नॉर्थ इंडिया की, तो नॉर्थ इंडिया में ऐसे कुल 2 स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं। मेन स्टोरेज सेंटर करनाल का रहेगा, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हरियाणा के करनाल में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार, यहाँ पर जो है वैक्सीन सबसे पहले एयरपोर्ट के बाद यहाँ पर रेफ्रिजरेटर वैन्स के माध्यम से यहाँ पर वैक्सीन पहुंचेगी। एक सेंटर करनाल में है और दूसरा सेंटर जो जानकारी मिली है दिल्ली में बनाए गए हैं। देश भर में ऐसे कुल 7 स्टोरेज पॉइंट्स जो है बनाए गए हैं, जहां पर पूरे देश भर से वहां से जो है वैक्सीन जो है सप्लाई की जाएगी। हालांकि करनाल का आप ये सेंटर देख सकते हैं, पूरी अंदर तैयारियां कर ली गई है। हालांकि मीडिया को अंदर जाने की मनाही है। सीसीटीवी कैमरा सेटअप जो है लगाए गए हैं, सुरक्षा यहां पर तैनात रहेगी और जो भी रेफ्रिजरेटर वैन्स के माध्यम से दवाई जो है दूसरे राज्यों में जाएगी वो इसी सेंटर से जाएगी। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं उसी सेंटर की। भारत सरकार के अधीन जो है ये सेंटर आता है। जम्मू कश्मीर में लगातार 4 दिन तक हुई बर्फबारी ने 3 लोगों की जान ले ली और बर्फबारी थमने के बाद लोगों की मुश्किलें ज्यादा बढ़ गई। भारी बर्फबारी की वजह से 4 दिन तक सब कुछ ठप पड़ा हुआ था और जब बर्फ गिरनी बंद हुई तो लोगों के सामने बंद पड़े रास्तों को खोलने की चुनौती खड़ी हो गई, जिसके लिए शोपियां के लोगों ने खुद ही कमान संभाली और हड्डियों को जवा देने वाली ठंड में रास्ते खोलने के लिए उतर पड़े। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में रास्ते पर 3 से 4 फीट तक बर्फ की परत जमी नजर आई। उस बर्फ को हटाने के लिए गांव के बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी मैदान में उतर गए। ऐसा करने के पीछे उन्होंने खुद की मजबूरी भी बताई। बार बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को मुतल्ला किया फोन के जरिए ज़बानी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई जवाब नहीं। श्रीनगर के ज्यादातर इलाकों के हालात शोपियां से बेहतर दिखे, लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों में लोगों की परेशानी जस की तस बनी रही। ये वो इलाके हैं जिनमें बर्फ हटाने के लिए बड़ी मशीनें नहीं जा सकती। ऐसे ही एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में एक ऑटो को धक्का मारकर निकालते देखा गया। अभी भी लोग मुश्किलात में हैं। हालांकि जो बड़ी सड़कें हैं उनसे बर्फ हटाई गई, लेकिन जो अंदर की सड़कें हैं, गली कोचे हैं, वहां से बर्फ नहीं हटाई गई। बर्फबारी थमने के बाद कश्मीर के एक इलाके में फंसी एम्बुलेंस को निकालने का वीडियो भी सामने आया। बताया गया कि उस एम्बुलेंस में एक मरीज को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन फिसलन वाले रास्ते पर वो एम्बुलेंस फंस गई। लोगों ने किसी तरह धक्का मारकर उसे निकाला और फिर मरीज को एक ट्रक में बिठाकर अस्पताल भेजा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। News18.com की रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप न केवल अकेले में बड़बड़ाते हैं, बल्कि कभी तो चिल्लाने भी लगते हैं और इसकी शिकायत खुद व्हाइट हाउस के कर्मचारियों ने की। खबर यह भी है कि ट्रंप कैबिनेट के सदस्य और उनकी पार्टी के कई नेताओं ने भी राष्ट्रपति को मानसिक हालत पर सवाल उठाए। अमेरिकी संसद में हुई हिंसा की घटना के बाद तो यह मुद्दा और भी गर्मा गया। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर और नीमच जिले में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद इन इलाकों में मुर्गा, मुर्गी और अंडे की दुकानों को 1 हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला किया है। वहीं बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने 14 जनवरी तक बाहर से मुर्गे, मुर्गी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजस्थान में पक्षियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक राज्य में 1300 से ज्यादा पक्षियों की मौत हुई, जिनमें अधिकतर कौवे हैं। हालांकि कई जगह पर मुर्गियों की भी मौतें हुई हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के राम तीर्थम मंदिर में राम की मूर्ति तोड़ने के मामले पर बवाल बढ़ गया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी और एक बार फिर उसके नेता और कार्यकर्ता राम तीर्थम मंदिर जाने के लिए रवाना हो गए। लेकिन 2 दिन पहले की ही तरह इस बार भी पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता तो राम तीर्थम मंदिर के बहुत नजदीक तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें मंदिर तक नहीं पहुंचने दिया और उन्हें खींच कर अपनी गाड़ी में बिठाया। कुछ नेता तो मंदिर से कुछ दूर सड़क पर बैठ गए और अपनी मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें जबरन वहां से हटाना शुरू किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच की ये जंग लंबी चली, क्योंकि मंदिर जाने के जोश में सड़कों पर उतरे इन लोगों ने हार नहीं मानी। वो जय श्री राम के नारे लगाते रहे और पुलिस के साथ संघर्ष करते रहे। एक नेता तो सड़क पर इस कदर बैठे कि पुलिस वालों के लिए उन्हें हटाना मुश्किल हो गया। उन्होंने सख्त लहजे में पुलिस को मना किया कि वो उन्हें हाथ लगाने के बारे में न सोचे। जिसके बाद पुलिस वालों ने उन्हें बहुत समझाया। जब वो नहीं माने तो वो उन्हें जबरदस्ती गाड़ी तक ले गए और उसमें उन्हें ऐसे बिठाया जैसे गाड़ी में सामान ठूस रहे हों।
यही हाल विशाखापट्टनम में भी रहा, जहां बीजेपी नेता सुहासिनी आनंद समेत पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को विजयनगरम जाने से पहले हिरासत में ले लिया गया। इससे पहले पुलिस के रोकने पर उन्होंने और दूसरे नेताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया और मीडिया से बात करते समय ही पुलिस ने उन्हें वहां से उठाना शुरू कर दिया। सुहासिनी आनंद को तो पुलिस वाले घसीटते हुए बस तक ले गए और फिर उन्हें जबरदस्ती उसमें बिठा दिया। आंध्र पुलिस के इस रवैये पर बीजेपी नेताओं का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि टीडीपी प्रमुख और जगनमोहन सरकार के मंत्री राम तीर्थम जा चुके हैं। यही वजह रही कि पार्टी ने खुलेआम ऐलान जंग कर दिया। आपने 100 कौरवों को जाने की इजाजत दी और पांडवों को कहा आप 5 हो, सिर्फ 5 ही जा सकते हो। अंत में विजय पांडवों की होती है। बीजेपी के मुताबिक राज्य सरकार ने केवल 50 लोगों को राम तीर्थम मंदिर जाने की इजाजत दी है, लेकिन उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या कहीं ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जहां गिरिराज परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया गया कि परिक्रमा के रास्ते में मौजूद दुकानदारों से उनकी किसी बात पर बहस हो गई, जो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने श्रद्धालुओं को पीटना शुरू कर दिया। इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में साफ दिखा कि एक के बाद एक कई लोग वहां पहुंचे और श्रद्धालुओं की तबीयत से पिटाई की। कुछ ही देर में मंदिर के सामने की सड़क पर कोहराम मच गया। पुलिस वालों के सामने भी यह हंगामा थमा नहीं। इसके बाद आरएसएस के एक नेता के सुरक्षाकर्मी वहां आए और बीच बचाव कर मामला सुलझाया। श्रद्धालुओं ने अपने साथ हुई ज्यादती पर जमकर खींच भी जताई। इस हंगामे की वजह से परिक्रमा मार्ग पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें जेवरों की एक दुकान में 4 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। बताया गया कि ये लोग वहां से लाखों का सामान लूटकर फरार हो गए, जो कि सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा। चारों बदमाश ग्राहकों की तरह दुकान में घुसे, लेकिन अंदर घुसकर उन्होंने वहां मौजूद लोगों को डराने के लिए बंदूक निकाल ली और उसी के दम पर सोने की चूड़ियां, चेन, कानों की बालियां समेत कई जेवर लूट लिए। इसके लिए वो पूरी तैयारी से वहां पहुंचे थे। उनके पास 2 बैग थे, जिनमें उन्होंने एक एक कर जेवरों को भरा। कभी खुद ही वहां रखे जेवरों को उठाते दिखे, तो कभी वहां मौजूद कर्मचारी से काउंटर के अंदर रखे जेवरों को बाहर निकलवाया और अपने बस्तों में भर लिया। जब उनमें भी जगह नहीं बची, तो इन बदमाशों ने अपनी जेबों में भी जेवरों को ठूस ठूस कर भरा और वहां से भाग निकले। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी के बाद इस देश भर में इसे पहुंचाने की तैयारी भी सरकार ने कर ली है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि केंद्र ने विमानों के जरिए वैक्सीन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए प्लान तैयार किया है और खबर है कि इसकी शुरुआत 1-2 दिन में हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पुणे को कोरोना वैक्सीन का हब बनाया जा रहा है, जहां से वैक्सीन दूसरे सेंटरों में भेजी जाएगी, जिसके लिए अलग अलग राज्यों के 41 हवाई अड्डों को चुने जाने की खबर है। इनमें उत्तर भारत के लिए दिल्ली और करनाल हवाई अड्डे को चुना गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के कोलकाता और गुवाहाटी एयरपोर्ट शामिल, जबकि दक्षिण भारत के लिए चेन्नई और हैदराबाद हवाई अड्डे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाएगा, ताकि टीका लगाने का काम बिना परेशानी के वक्त पर शुरू हो सके। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं, जहां कई दबंग डंडे लेकर कुछ लोगों पर टूट पड़े। उन्होंने मार मार कर अधमरा कर दिया। इसके पीछे उनका मकसद क्या था ये तो पता नहीं चला, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो सभी एक गली में उन पर लाठियां बरसाते नजर आए। हालांकि इससे पहले वहां सब कुछ शांत था, लेकिन अगले ही पल वो हाथों में डंडे लेकर वहां पहुंचे और पूरी गली में कोहराम मचा दी। उनके हाथ जो आया उन्होंने उसे तबीयत से पीटा। हमलावर उन पर ऐसे टूटे जैसे वो उनके खून के प्यासे। उनकी इस हरकत से कुछ लोगों की तो जान पर बनाई, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं पसीजा और वो उन्हें बुरी तरह मारते रहे। इसके बाद आसपास के लोग और कुछ महिलाएं बीच में आईं, जिसके बाद वो वहां से निकले। इस मारपीट में 6 लोगों को गंभीर चोटें आईं। पीएम नरेंद्र मोदी प्रमुख अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ आज आम बजट पर चर्चा करेंगे। इस वर्चुअल बैठक का आयोजन नीति आयोग ने किया है। बैठक में कोरोना वायरस महामारी की वजह से कई मोर्चों पर पैदा हुई अनिश्चितता के बीच उन उपायों पर चर्चा होगी, जिन्हें बजट में शामिल कर ग्रोथ को बढ़ाने के उपाय किए जा सकते हैं। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी शामिल होंगे। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में
चल रहे आंदोलन में शामिल किसानों को कोरोना से बचाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि कोरोना संकट के बीच चल रहे किसान आंदोलन पर कोर्ट ने चिंता जताई और अदालत ने यह आशंका जताई कि अगर इसे संभाला नहीं गया तो पिछले साल दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम जैसे हालात बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तबलीगी जमात के मामले में सुनवाई के दौरान की और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि क्या आंदोलनकारी कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, जिस पर तुषार मेहता ने नहीं में जवाब दिया। लिहाजा मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सरकार से इस ओर ध्यान देने के लिए कहा। साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया। दूसरे देशों की जगह हड़पने में माहिर चीन गीदड़ भभकी देने की अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से युद्ध की तैयारी का आदेश क्या मिला? चीन की सेना ने तो अपनी ताकत की झूठी नुमाइश शुरू कर दी और युद्ध अभ्यास का एक वीडियो जारी कर उसने खुद को जंग के लिए पूरी तरह तैयार दिखाने की कोशिश की। जल, थल और नभ तीनों जगह से उसने अपनी ताकत की नुमाइश की और उसके जरिए अपने दुश्मन देशों को गीदड़ भभकी देने की पुरानी चाल दोबारा चली। वीडियो में सबसे पहले चीन की वायुसेना के अभ्यास को दिखाया गया, जिसमें सैनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से हजारों फीट नीचे छलांग लगाते नजर आए। इसके बाद चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना की तैनाती और तैयारी दिखाने की कोशिश की और पड़ोसी देशों पर वहां से बारूद बरसाने का अभ्यास किया। गीदड़ भभकी की इस चाल में उसकी थल सेना भी पीछे नहीं रही। जवानों ने रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से ताबड़तोड़ रॉकेट छोड़े। इस ड्रिल में दुश्मनों के बनाए गए नकली ठिकानों पर तोपों और टैंकों से बम बरसाकर उसे तबाह किया गया। चीनी मीडिया में यह वीडियो छाया हुआ है, जिसे वो जंग की तैयारी मानकर दिखा रहा है। दावा किया गया कि चीन की सेना ने यह युद्धाभ्यास राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से युद्ध के तैयार रहने के हुक्म के तुरंत बाद अंजाम दिया। मतलब साफ है कि चीन को खुद पर हमला होने का डर सताने लगा है। राजस्थान के जोधपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें जूतों की एक दुकान में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आशंका जताई गई कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, जिसने चंद मिनटों में 4 मंजिला इमारत को अपनी जद में ले लिया। ऐसी कोई मंजिल नहीं बची जहां से आग की लपटें उठती नहीं दिख रही हों। फिर क्या था? दुकान में आग लगने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह ही फैल गई, क्योंकि वहां से उठ रहे धुएं ने इलाके के लोगों का वहां सांस लेना मुश्किल कर दिया था। आग लगी तो दमकल की टीम भी वहां पहुंची और 4 मंजिला दुकान में फैल चुकी इस आग को बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन उसने सबके पसीने छुटाकर रख दिए। दमकल कर्मी भी कहां हार मानने वाले थे, वो भी अपने काम में जुटे रहे। आखिरकार पानी की लगातार हो रही बौछार ने आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक दुकान में रखे जूते चप्पल आग की भेंट चढ़ चुके थे। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद राजस्थान और गुजरात समेत बाकी राज्यों ने भी सैंपल जुटाने का काम तेज कर दिया। राजस्थान के झालावाड़ में न्यूज़ 18 की टीम भी उस इलाके में पहुंची जहां बर्ड फ्लू के कारण सबसे ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है और बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए उस इलाके को पूरी तरह सील किया जा चुका है। न्यूज़ 18 की टीम को उस इलाके में जाने से पहले कई बैरियर पार करने पड़े और टीम के हर सदस्य को अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ा, लेकिन सिर्फ इतने से ही हमारी टीम को वहां घुसने की इजाजत नहीं मिली। अच्छा, आपके पास कुछ पीपीई किट वगैरह है? ऐसे परमिशन नहीं है आपको? पीपीई किट के बिना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पीपीई किट लेकर आए हम, पहन लेंगे तो जाने देंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल। पीपीई किट पहनने के बाद पशुपालन विभाग की टीम के साथ हमारी टीम भी बर्ड फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके की तरफ निकल पड़ी। पशुपालन विभाग की टीम का मकसद वहां बर्ड फ्लू से मारे गए कौओं का पता लगाना था, ताकि उनके सैंपल जांच के लिए भेजे जा सकें। जिस तरीके से पक्षियों की मौत हो रही है, कोई पहाड़ पर है, कोई झाड़ियों के नीचे, उनको तलाशना पड़ रहा है। एक के बाद एक बर्ड फ्लू के शिकार कई कौवे वहां जमीन पर पड़े मिले। उन्हें सावधानी से उठाकर एक पॉलिथीन बैग में रखा गया और पूरी टीम फिर से अपने काम में जुट गई। ये जो कौवा है, इसको पूरी तरीके से एक थैली के अंदर लपेट करके पूरी तरह से आइस बॉक्स होता है, उस आइस बॉक्स में भिजवाया जाता है। सैंपल जुटाने के बाद इलाके को सैनिटाइज भी किया गया ताकि दूसरे पक्षियों तक ये बीमारी न फैले, इससे दूसरा संक्रमित ना हो। इसके लिए इनके वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हमने ये चूना फैलाया हुआ है। पशुपालन विभाग की टीम का आखिरी काम अब भी बचा हुआ था। मारे गए कौवों में एक को सैंपल के तौर पर जांच के लिए भिजवाने के बाद बाकी कौवों को एक बड़े गड्ढे में जला दिया गया। साथ ही पूरी टीम ने अपनी पीपीई किट को भी वहीं नष्ट कर दिया ताकि किसी भी तरह के खतरे को फैलने से रोका जा सके। राजस्थान की तरह गुजरात के कई इलाकों में भी इसी तरह प्रशासन ने सैंपल जुटाने का काम तेज कर दिया।
ताकि बर्ड फ्लू को फैलने से रोका जा सके। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में मुर्गे मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई। न्यूज़ 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि देश में पहली बार इंदौर और नीमच में मुर्गे मुर्गियां बर्ड फ्लू की चपेट में है। चिकन की दुकानों से लिए गए सैंपलों से यह बात पुख्ता हुई है। यही वजह है कि इंदौर के डेली कॉलेज के एक किलोमीटर दायरे में चिकन की दुकानें एक हफ्ते के लिए बंद होंगी, जबकि नीमच जिले का मुर्गा बाजार भी एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा। इसके अलावा दोनों जगहों पर 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गे मुर्गियों और दूसरे पक्षियों की निगरानी भी की जाएगी। हालांकि राज्य सरकार ने पहले ही दक्षिण के कुछ राज्यों से मुर्गे मुर्गी खरीदने पर 10 दिनों की रोक लगा रखी है। गाइडलाइन जारी कर दी गई है जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनके लिए, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिहार में कोरोना की वैक्सीन रखने और उसे लोगों तक पहुंचाने के सारे इंतजाम पूरे किए गए। इसके लिए राजधानी पटना के एनएमसीएच में एक वैक्सीन सेंटर बनाया गया, जहां 15 लाख यूनिट वैक्सीन रखी जाएगी। वैक्सीन रखने के लिए खास तौर पर बड़े बड़े फ्रिज मंगवाए गए हैं। इसके अलावा वैक्सीन लगाने के लिए एक बार इस्तेमाल होने वाले 1.5 करोड़ से ज़्यादा होने वाली सिरिंज मंगाई जा चुकी हैं। डीप फ्रीज़र, लाखों कोल्ड बॉक्स भी मंगवाए गए हैं, जिन्हें राज्य के हर जिले में भिजवाने का काम शुरू कर दिया गया है, ताकि वैक्सीन आने के बाद लोगों को टीका लगाने का काम फौरन शुरू कर दिया जा सके। हम अभी मौजूद हैं स्टेट वैक्सीन सेंटर एनएमसीएच में। इस स्टेट वैक्सीन सेंटर में बड़े बड़े फ्रिज लगाए गए हैं, जिसको वॉकिंग कूलर बोला जाता है। कोविड-19 वैक्सीन इसी में रखा जाएगा। स्पेन के मैड्रिड में लोगों ने करीब 1 दशक में पहली बार भारी बर्फबारी देखी। वहां की मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1-2 दिन बर्फ इसी तरह गिरती रहेगी, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को नसीहत दी कि वो घरों में ही रहें। लेकिन जो लोग बाहर निकले, उन्होंने आसमान से गिर रही बर्फ से बचने के लिए छातों का इस्तेमाल किया। पेड़ के पत्ते, मकान और सड़कों पर खड़ी कई मोटरसाइकिलें, सभी चीजें बर्फ की सफेद चादर से ढकी दिखी। कुछ लोग बचते बचाते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते दिखे, तो कुछ ने कई सालों में पड़ रही बर्फ का खूब मजा लिया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ बच्चे एक पार्क में बर्फ की गोली बनाकर उनसे खेलते नजर आए, तो एक जगह कुछ लोगों ने पहाड़ों पर बर्फ के बीच लुत्फ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने का पैंतरा चलने के बाद ईरान ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत की नुमाइश की। ताकत भी किसी मिसाइल, किसी जंगी जहाज या विमान की नहीं, बल्कि ऐसे खतरनाक ड्रोन्स की जो अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका की नाक में दम कर देंगे। क्योंकि ये कोई आम ड्रोन नहीं, बल्कि ड्रोन की शक्ल में किसी मिसाइल जैसे नजर आए। इस ड्रिल में सुसाइड ड्रोन भी परखे गए। कंट्रोल रूम में ईरानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी पूरी ड्रिल की बारीकियों पर चर्चा करते नजर आए और मैदान पर ड्रोन तबाही मचाते रहे। उन्होंने समंदर में अपने टारगेट पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाया और पलक झपकते ही धमाका हो गया। खास बात यह कि ये ड्रोन खुद ईरान ने बनाए हैं, जो न सिर्फ दुश्मन पर नजर रख सकते हैं, बल्कि उस पर बमबारी भी कर सकते हैं, मिसाइल भी दाग सकते हैं। ईरान का दावा है कि ये ड्रोन 2000 किलोमीटर की रेंज में उसके दुश्मनों का खात्मा चुटकी बजाते ही कर सकते हैं। चीन की सरकार की नजर 2 महीने से लापता चीन के कारोबारी जैक मा के खजाने पर है। News18.com की रिपोर्ट है कि जैक की कंपनी अलीबाबा के ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म अलीपे के पास करोड़ों लोगों का डेटा मौजूद है और जैक मा को चीन की सरकार ने आदेश दिया था कि वो इस डेटा को सरकार के साथ साझा करें। खबर है कि जैक मा ने लोगों का डेटा साझा करने से इनकार कर दिया और उस दिन से वो लापता हो गए। अलीबाबा कंपनी के जिस डेटा पर चीन की नजर है, उसमें करोड़ों लोगों के लेन देन का ब्यौरा, बैंकों से लिए लोन का ब्यौरा समेत कई आंकड़े। इस बीच जैक मा के लापता होने पर चीनी मीडिया की तरफ से बताया गया कि उन्हें सरकार की निगरानी में किसी अज्ञात जगह पर रखा गया है। यूपी के मिर्जापुर में किसान योगी सरकार में मंत्री रमाशंकर पटेल के कार्यक्रम में बिजली का मीटर लेकर पहुंच गया। ऐसा उसने तब किया जब ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल अपने विधानसभा क्षेत्र मडिहान में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए लोगों के बीच पहुंचे थे। लेकिन तभी ये किसान वहां पहुंच गया, जिसके हाथों में मौजूद बिजली के मीटर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रमाशंकर पटेल भी उस किसान के हाथों में मीटर देखकर चौंक गए, जिसके बाद उसने अपनी बात उनके सामने रखी। लाइन आई नहीं, मीटर लगा के चले जाएंगे तो मीटर से लाइन चलेगा कि नहीं, बिल मतलब आना शुरू हो गया।
किसान ने शिकायत की तो बिजली विभाग के अधिकारी तिलमिला गए। फिर उन्होंने भी इस मामले में अपना पक्ष सबके सामने रखा। योजना का कार्य चल रहा है, कार्य अभी अधूरा है, इस वजह से उनके यहाँ कनेक्शन नहीं मिला है। लेकिन मंत्री रमाशंकर पटेल ने बिजली विभाग की शिकायत को गंभीरता से लिया और भरोसा दिया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मंत्री जी के पास पहुँचे इस किसान ने ये शिकायत भी की कि उसने बिजली विभाग की कई चक्कर काटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसे ऐसा करना पड़ा। सरकार गिराने के लिए पार्टी बदलने वाले नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट सख्ती के मूड में दिख रही। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से पूछा कि क्यों ना सरकार गिराने के लिए पार्टी बदलने वाले विधायकों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी जाए। अदालत में इस मामले में दायर याचिका में कहा गया कि पिछले कुछ समय से ऐसा चलन बन गया है कि कुछ विधायक मिलकर सरकार गिरा देते हैं, जिसके लिए वो पहले विधानसभा और पार्टी से इस्तीफा देते हैं ताकि उन पर दल बदल कानून लागू न हो, और फिर वो दूसरी पार्टी में शामिल होकर उसके टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतकर मंत्री बन जाते हैं, जो जनता के साथ धोखा है। याचिका में कर्नाटक में सियासी फेरबदल का हवाला दिया गया और मांग की गई कि पार्टी बदलने वाले ऐसे विधायकों पर उस 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। यूपी के सीतापुर में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और इसके साथ ही जमकर उत्पात भी मचाया। किसानों के इस हंगामे को शांत कराने में पुलिस के भी पसीने छूट गए, क्योंकि किसानों ने न केवल नेशनल हाईवे को जाम कर दिया बल्कि रैली के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने तलवारें भी लहराई। रोके जाने पर वो पुलिस से भी भिड़ने से पीछे नहीं हटे। ट्रैक्टरों की वजह से पूरा शहर थम गया, लेकिन हैरानी तब हुई जब पुलिस वालों की धमकी भी किसानों को डरा नहीं सकी। इसके बावजूद किसानों ने नारेबाजी करते हुए पूरे शहर में रैली निकाली। करीब 2 घंटे तक शहर में उत्पात मचाने के बाद किसानों का हंगामा शांत हुआ। सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात एक जवान की पत्नी से दिल्ली के आरकेपुरम में मारपीट का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। बताया गया कि इस महिला की 27 दिसंबर को 2 पड़ोसियों से किसी बात पर बहसबाजी हुई थी, जो कि इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक जा पहुंची, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क पर जुटी भीड़ के बीच एक लड़के ने अपने मकान की बालकनी में खड़ी महिला पर लकड़ी के डंडे से हमला कर दिया। हमला करने के बाद वो लड़का और उसके पिता दोनों इस महिला के मकान के अंदर जाने के लिए दौड़े, जिन्हें रोकने के लिए इलाके के दूसरे लोग उनके पीछे भागे। उससे पहले ही ये महिला हमले में बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। माँ की यह हालत देखकर उसकी बेटी घबरा गई और उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इससे पहले वीडियो में इस महिला के मकान के ठीक सामने सड़क पर खड़ा एक आरोपी महिला को धमकाता दिखाई दिया। महिला का आरोप है कि दोनों आरोपी कुछ वक्त से किसी न किसी बात पर आए दिन उसे परेशान करते हैं। ये तो परेशान मेरे को बहुत 2-3 साल से करता था। इस मामले में पुलिस ने 10 दिन बाद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की। क्योंकि हमला करने वाले दोनों लोग फरार हैं, तो पुलिस ने भरोसा दिया कि उन्हें जल्द पकड़ने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक धान क्रय केंद्र पर अचानक पहुंचे राज्य के खाद्य मंत्री वहां की व्यवस्था देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर बिचौलियों की वजह से भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो गई। हालांकि केंद्र सरकार कृषि सुधार कानूनों के जरिए बिचौलियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर बाराबंकी के एक धान क्रय केंद्र पर अचानक पहुंचे राज्य के खाद्य मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह को पता चला कि वहां किसानों से नहीं बल्कि बिचौलियों से धान खरीदा जा रहा है। धान की खरीद में हुए इस भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खुलते ही खाद्य मंत्री की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो खुद को ये कहने से रोक नहीं पाए कि ऐसा भ्रष्ट केंद्र उन्होंने पहले नहीं देखा। कम से कम 50 केंद्र डाल चुके, इतना भ्रष्ट केंद्र मुझे नहीं मिला। वहां मौजूद किसानों से बात करने के बाद उन्हें यह अंदाजा लग गया कि बिना सख्ती किए धान क्रय केंद्र के कर्मचारी लाइन पर नहीं आएंगे। उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए उनके काले कारनामों की लिस्ट बनवाई और कार्रवाई के निर्देश दिए। यही नहीं, आग बबूला राघवेंद्र प्रताप सिंह ने उन कर्मचारियों की किसानों के सामने ही क्लास लगा दी। क्या बहादुर योगी जी को बेच लिया यार, 100 रुपया तुमसे लेना देना नहीं, इस तरह डकैती चलो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत सारे किसानों की शिकायत मिली थी कि धान क्रय केंद्रों पर बिचौलियों का दखल बढ़ गया है, जिसके बाद सीएम के आदेश पर राज्य के खाद्य मंत्री अलग अलग जिलों में अचानक पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बेकाबू ट्रक टक्कर मारने के बाद कार समेत गड्ढे में गिरी। आरोप है कि उस ट्रक का ड्राइवर शराब के नशे में था।
और उसने ना तो अपनी जान की परवाह की और न ही दूसरों की। पहले तो वो काफी देर तक अपने ट्रक को सड़क पर खतरनाक तरीके से चलाता रहा। उसका ट्रक कभी सड़क की बाईं तरफ चलता तो कभी दाईं तरफ। ऐसा लगने लगा वो किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा हो। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी और फिर वो कार समेत एक बड़े गड्ढे में जा गिरा। गड्ढे में गिरने के बाद दोनों गाड़ियां बुरी तरह फंस गईं। थोड़ी ही देर में उन्हें बाहर निकालने का काम भी शुरू हो गया। इसके लिए खुदाई करने वाली मशीनों की मदद ली गई। इस टक्कर से पहले उस ट्रक ने कुछ और गाड़ियों को भी अपना शिकार बनाया। कार की बोनट के ऊपर इसका बोनट चढ़ गया, जिसमें 2 व्यक्ति तो तुरंत निकाल लिए गए और उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस भीषण हादसे के बाद पुलिस ने उस ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। केंद्र और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार 3 नए कृषि सुधारों को वापस लेने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है। हालांकि किसानों की केंद्र सरकार से एक मुख्य मांग नए कृषि सुधारों को वापस लेने की है। आंदोलनरत किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत का नेतृत्व कर रहे तोमर ने कहा कि वो अभी नहीं कह सकते कि आज विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे 40 प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के नेताओं के साथ होने वाली बैठक का क्या नतीजा निकलेगा। इस बीच कल रात पंजाब बीजेपी के हरजीत सिंह गरेवाल और सुरजीत जियाणी ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। इससे पहले ये दोनों नेता पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात कर चुके हैं। आज ये जो तीनों विधेयक पारित हुए हैं, वो जो कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर स्वामीनाथन के नेतृत्व में आयोग बना था, उसने जो संस्तुतियाँ दी थी, वो संस्तुतियाँ जो ठंडे बस्ते में रखी गई थी, उसको नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को आज लागू कर रहे हैं। चीन ने भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए नेपाल के काठमांडू विश्वविद्यालय में चीनी भाषा का कोर्स शुरू कर दिया। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि भारत विरोधी साजिश के तहत चीन ने नेपाल में अपनी भाषा का प्रचार बढ़ा दिया और काठमांडू विश्वविद्यालय में चीनी भाषा के कोर्स में दाखिले के लिए सर्कुलर जारी करना शुरू कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी जिम्मेदारी नेपाल में काम करने वाले चीन के एक एनजीओ को दी गई, जिसका नाम चाइना कल्चरल सेंटर है। इस एनजीओ ने यह जिम्मेदारी मिलते ही काठमांडू विश्वविद्यालय में चीन के लोगों की भर्ती भी शुरू कर दी। बताया गया कि ये लोग वहां छात्रों को चीनी भाषा पढ़ाएंगे। इसके अलावा खबर है कि चीन का एक और एनजीओ जिसका नाम चाइना स्टडी सेंटर है, उसने भारत नेपाल सीमा के पास करीब 30 सेंटर खोले हैं और नेपाल के 50 से ज्यादा छात्रों को भारत विरोधी काम करने के लिए अपने साथ शामिल किया है, जिसके लिए उन्हें खास ट्रेनिंग भी दी जा रही। पता चला है कि नेपाल में चीन के करीब 12 एनजीओ काम करते हैं जो वहां चीन के भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत को आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होना है। मुंबई पुलिस ने पिछले साल कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली पर राष्ट्रद्रोह का मामला बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया था। इस मामले में मुंबई पुलिस ने कंगना और उनकी बहन रंगोली को पूछताछ के लिए 3 बार समन भी भेजा था, पर घर में शादी होने की वजह से तीनों समन पर कंगना ने मुंबई पुलिस से समय मांगा, जिसके बाद पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कंगना रनौत और रंगोली को आज दोपहर 12 से 2 बजे मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने के आदेश दिए हैं। तब तक मुंबई पुलिस कंगना और रंगोली पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है। दरअसल पिछले साल कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी और जाति धर्म पर टिप्पणी भी की थी, जिसके बाद इसकी शिकायत एक याचिकाकर्ता ने अंधेरी कोर्ट में की थी। अंधेरी कोर्ट ने कंगना और रंगोली के खिलाफ राष्ट्रद्रोह की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगर्म मसूद अजहर जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे होगा। पीटीआई की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने मसूद अजहर की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। मसूद अजहर आतंकी संगठनों को आर्थिक मदद देने का गुनहगार है, इसलिए गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश करने का भी आदेश दिया गया। खबर है कि वो पाकिस्तान के बहावलपुर में कहीं सुरक्षित जगह पर छिपा हुआ है। गुजरात के जूनागढ़ में लोक रक्षक दल के जवानों ने कोरोना नियमों को ताक पर रखकर गरबा खेला। इस मामले के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए, क्योंकि जवानों ने कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए किसी भी नियम का ख्याल नहीं रखा। गरबा खेलने की धुन में उन्होंने ना तो मास्क पहनना जरूरी समझा और ना ही एक दूसरे से 2 गज की दूरी ही बनाई। इस कार्यक्रम में कलाकारों के साथ जवानों की संख्या भी कम नहीं थी।
सीमा पर शहीद हुए जवान सुधाकर सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अंतिम विदाई दी गई। 3 दिन पहले उन्होंने सीमा पर भारी बर्फबारी का सामना करते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। जिनका पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, वहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। उनके शव को फूलों से सजे ट्रक से लाया गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उन्हें अपना कंधा देने के लिए बेताब हो गए। क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी बस नम आंखों से अपने वीर सिपाही को आखिरी सलामी देना चाहते थे। शहीद की शहादत को नमन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इसके बाद शहीद जवान को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि कैसे सरहद की हिफाजत करते हुए सुधाकर सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 16-17 हजार की हाइट है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम की वजह से उनको अचानक कोई प्रॉब्लम हुई। जल शक्ति मंत्री ने देश के लिए जान देने वाले वीर सपूत के परिवार से मिलकर उनका गम बांटा और आर्थिक मदद के लिए 50 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। कोरोना संकट के बीच रोजगार के मोर्चे पर हालात सुधरने के संकेत मिले। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि एक निजी कंपनी के सर्वे में दिसंबर के दौरान नौकरियों के मामले में हालात बेहतर होने का दावा किया गया। सर्वे के मुताबिक नवंबर के मुकाबले दिसंबर में अलग अलग उद्योगों में कुल मिलाकर 14% ज्यादा भर्तियां हुई। हालांकि कोरोना संकट से पहले जैसे हालात अभी तक नहीं हुए। दिसंबर 2019 के मुकाबले भर्तियां 10% कम होने का दावा किया गया। मेडिकल, हेल्थ केयर और इंश्योरेंस सेक्टर में होने वाली भर्तियों में 11% का उछाल आने का दावा किया गया। अनुमान यह लगाया गया कि मेडिकल और हेल्थ केयर से जुड़े लोगों को कोरोना संकट का फायदा मिला, जबकि फार्मा और आईटी सेक्टर में सुधार न होने के बावजूद कोई बड़ी गिरावट नहीं है। हालांकि चिंता की बात यह है कि बिना अनुभव वाले या कम अनुभव वाले लोगों की मांग में भारी कमी आई है, जबकि 8 से 12 साल और 13 से 16 साल के अनुभव वाले लोगों की मांग सभी उद्योगों में बढ़ी है। महाराष्ट्र के नागपुर से दहशत से भर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक दुकान में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि हादसा इमारत में मौजूद एक दुकान में हुआ, जहां पटाखे भरे हुए थे, जिनमें आग लगते ही वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में पूरी दुकान आग की लपटों में घिर गई। जानकारी मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की कवायद शुरू हुई। बीच बीच में वहां से धमाके की गूंज भी सुनाई देती रही। इटली से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां भारी बर्फबारी के बाद कई इलाके सफेद चादर से ढक गए। लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत वहां के उत्तरी और मध्य इलाके में पेश आई, जहां सड़कें, गलियां और मकान सब कुछ बर्फ में समा गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में सफेद आफत का बेहद खतरनाक रूप दिखा, क्योंकि वहां एक गोदाम की छत पर बर्फ की सलियां जम गई, जो उसे साफ करने में जुटे लोगों से भी ऊंची थी। दूर दूर तक सिर्फ सफेदी ही सफेदी, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो बर्फ ने वहां की हर चीज खुद में समेट ली हो। हालांकि इन मुश्किल हालात से निपटने के लिए वहां जगह जगह दमकल कर्मी तैनात किए गए, जो कहीं मशीनों से सड़क से बर्फ हटाते दिखे तो कहीं हाथों से उसे सफा करने में जुटे रहे। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती दी है, ताकि पूरा देश एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला कर सके। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।